नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में जब जब चुनाव हुए, अमूमन ये देखा गया कि प्रमुख रूप से दो राजनीतिक दल पूरी सक्रियता के साथ, और फिर समय दर समय जब परिवर्तन हुए तो बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल भी अपना दखल यहां दे रहे थे। 2013 विधानसभा चुनाव में जब चुनाव हुआ और रीवा जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट गुड़, यहां पर चुनाव हुआ तो दोनों राजनीतिक दलों का समीकरण गड़बड़ हुआ जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक कैंडिडेट कुंवर कपिध्वज सिंह गुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और लगभग 26,000 वोट मिलते हैं। समीकरण सबके गड़बड़ हो जाते हैं। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में कुंवर कपिध्वज सिंह हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। पहला सवाल अमूमन मेरा यही रहता है, जब भी मैं कोई इंटरव्यू करता हूं तो बहुत सारे पब्लिक के भी क्वेश्चंस होते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल जर्नी कैसे शुरू हुई। एक टाइम फ्रेम था, लेकिन उसके बाद सीधे पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट होती है, और जिस तरह से 13 के इलेक्शन के रिजल्ट आए, सबके समीकरण डिस्टर्ब हुए। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिना किसी सिंबल के 26,000 लोगों को अपने साथ कर लेना, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कब से शुरुआत हुई थी, यह अवधारणा कैसे लिखी गई? देखिए, राजनीति में तो राजनीति सेवा के भाव में हमारा परिवार पिछले 4-5 पुश्तों से समाज सेवा के क्षेत्र में है, और हमारा एजुकेशन रीवा से बाहर इंदौर में दिल्ली कॉलेज में हुआ, और ग्रेजुएशन करने के बाद जब रीवा आए तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक थे और क्षेत्र की समस्याओं से जो उनका दूरी थी, और रूट लेवल से हमारा परिवार जुड़ा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में लोगों की उपेक्षा थी कि प्रत्यक्ष राजनीति में आया जाए और समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए और लोगों की समस्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा हुआ जाए। और वैसे तो हमारा परिवार लगातार न केवल रीवा बल्कि समूचे बघेलखंड की सेवा के लिए लगा हुआ था। हमारे दाऊ साहब चूँकि प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं थे, और एक प्रतिनिधि के तौर पे एक व्यक्ति को उन्होंने गुड़ विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किया था। यद्यपि वो व्यक्ति गुड़ विधानसभा क्षेत्र का निवासी नहीं थे, वो मनगवा के थे अपने एक राजनीतिक चेहरे के रूप में, परंतु उनके द्वारा जब क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया गया, उनका शोषण किया गया, क्षेत्र की अवहेलना की गई, तब क्षेत्र से स्वाभाविक तौर पर ये आवाज़ आने लगी कि अब जब प्रतिनिधि सामने है तो आप खुद क्यों ना आया जाए। तो जनता की उसी आवाज़ को सुन के और अपना कर्तव्य मान के, अपना धर्म मान के, और जो पूर्व में गलतियां हुई ऐसे प्रतिनिधि को क्षेत्र में स्थापित करके, उसके प्रायश्चित के तौर पर हमने राजनीति सेवा कार्य शुरू किया। एक सवाल बार बार जिक्र में आता है, और अमूमन पब्लिक के बीच में जब जाओ तब भी ये डिस्कशन रहता है कि जब नागेंद्र सिंह जी की पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई तो क्या यहीं से शुरू हुई? जी हाँ, यहीं से शुरू हुई, और हमारे पिताजी की बड़ी कृपा थी उन पर, और उन पर बहुत भरोसा भी करते थे। यद्यपि कई जगह पर भरोसा टूटा, परंतु बड़े दिल के व्यक्ति थे, तो उन्होंने हर जगह क्षमा करना ज़्यादा उचित समझा। और नागेंद्र सिंह जी की पहली प्रमुख जो दायित्व मिला उनको, रीवा नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पर मिला। अब वो कहानी हमसे सुनने के बजाय यदि आप उस समय के जो साक्षी हैं, अभी भी उनमें से कुछ पार्षद हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय शिव प्रसाद प्रधान जी हैं, और भी पार्षद हैं जो उस पूरी कहानी के साक्षी हैं। आप ही के चैनल में कुछ बात आई थी जी, उसमें सत्यता का भाव था जी। ज़्यादा अच्छा होगा कि उस बयान का तस्दीक आप उस समय के जो साक्षी हैं उनसे करें जी। समय दर समय चीज़ें आगे बढ़ी, एक टाइम फ्रेम था, आप यहाँ पर नहीं थे जब वो एक पॉलिटिकल जर्नी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 2008 का विधानसभा चुनाव होता है, एक बात का जिक्र होता है कि कुछ बात हुई थी कि अब आगे आपको कंटिन्यू करना है या फिर उनको आगे बढ़ना है, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ था क्या? जी हाँ, 2008 का चुनाव लड़ने का हमारे ऊपर बहुत दबाव था क्षेत्रीय जनता का,
और हमने लगभग निर्णय ले लिया था। तो नागेंद्र सिंह जी ने ये ऑफ़र किया था कि ये उनका अंतिम चुनाव है और पुराने संबंधों का नाता दे के, दाऊ साहब हमारे बब्बा साहब की जो कृपा उन पर थी उसका नाता हवाला दे के उन्होंने एक अंतिम अवसर मांगा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इस बार आप सहयोग करिए, अगला चुनाव आप लड़िएगा, मैं तन मन से सेवा में रहूँगा। इस बात के भी साक्षी हैं। 2013 के चुनाव में हमको उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव पे हमने ये बात भी बताई कि हमारा उनका कमिटमेंट है और उन्होंने ही कहा था कि अगला चुनाव आप लड़िएगा और हम साथ रहेंगे। और ऐसी स्थिति में जब पार्टी के शीर्ष नेता ने कहा कि आप यही बात नागेंद्र सिंह जी से कहलवा दीजिए, तो नागेंद्र सिंह जी इससे बचने लगे। अच्छा, मतलब उस समय की चीज़ें इस तरह से घटित हुई। 13 का इलेक्शन, चूँकि सीधे सीधे जनता से तो कम्युनिकेशन था, लोग कह रहे थे, लेकिन सीधे चुनाव में आना, किसी दल के बारे में नहीं सोचा कि फिर सीधे कैसे डिसाइड कर लिया कि निर्दलीय ही आ जाते हैं? देखिए, चूँकि जनता का दबाव था और ये विश्वास था कि जो कई पुश्तों से हमारा संबंध है क्षेत्रीय जनता से और हमारा जो सेवा भाव था, हमारा जो प्रत्यक्ष संपर्क क्षेत्रीय जनता से था, तो ये आत्मविश्वास था कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, चुनाव में सफलता मिलेगी और लगभग सफलता मिल ही गई थी। यदि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। फिर उसके आगे आते हैं 2018। जी जो चर्चा है, अमूमन राजनीतिक गलियारों में इस बात की बहुत चर्चा हुई, जी दबी जुबान से चर्चा हुई, किसी ने सामने सीधे तौर पे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते थे और आपकी शायद बात भी चल रही थी। इस बात में कितनी सच्चाई? शायद वो आपके संबंधों के आधार पर कह रहे थे। संबंधों के आधार पर कहा गया होगा, कुछ बातें भी हुई, परंतु कुछ निर्णायक नहीं हो सका उसमें। फिर समाजवादी पार्टी, जी अमूमन ये देखा जाता है कि फर्स्ट चॉइस में बसपा होती है, जैसे यहाँ पे जो जातीय समीकरण की बात करें, और आप एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे जो कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य है। जी कांग्रेस के कैंडिडेट सुंदरलाल तिवारी थे, उसके पहले एक बार वो जीत चुके थे। आपको क्या लगता है कि ये कौन सा ऐसा समीकरण बना जी फिर से बीजेपी, जबकि डिस्कशन क्या था वहां पे कि दो छत्री लड़ रहे हैं, एक ब्राह्मण लड़ रहे हैं, तो समीकरण ऐसे होंगे, सारी चीजें किनारे हो गई। देखिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की योजनाएं थी, उन योजनाओं का असर विधानसभा क्षेत्र में था और उसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला और बहुत नैरो मार्जिन से चुनाव उनका निकला है, कोई बहुत अच्छी मार्जिन नहीं है। कारण यही रहा है। और चूँकि सुंदरलाल जी क्षेत्रीय विधायक थे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो संभवतः जो उम्मीद क्षेत्र को अपने विधायक से थी, सरकार विपरीत होने के कारण सुंदरलाल जी वो काम पूर्ण नहीं कर सके और यही कारण रहा है कि जनता थोड़ा सा विमुख हो गई उनसे। गुड़ के मुद्दों की ओर आते हैं। बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, जिले को लेके बहुत सारी बातें होती हैं कि रीवा में सब कुछ हुआ, सोलर प्लांट गुड़ में एस्टैब्लिश हुआ, जी कहा गया कि अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लेकिन एक जो वैक्यूम है गुड़ में, एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, एरा प्रथा को लेके हो, आपने कई बार इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई। कोर कौन से ऐसे एजेंडे हैं जो सीधे पब्लिक को कनेक्ट कर रहे हैं, जिनको लेकर वो लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं पर कोई सोल्यूशन नहीं? देखिए, अनगिनत मुद्दे हैं ऐसे, मतलब आप बात करिए एक नया मुद्दा सामने होगा। और जो आप एरा प्रथा की बात कर रहे हैं, तो एरा मवेशियों की तो बहुत बड़ी समस्या है ही गुड़ विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि गुड़ विधानसभा क्षेत्र पहाड़ी अंचल भी है काफ़ी लंबा, और जो लोग अपने मवेशियों को छोड़ देते हैं तो ज़्यादातर पहाड़ पे छोड़ते हैं। तो पहाड़ से जो लगे हुए गांव हैं उनमें तो स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खेती करना असंभव है। परंतु ये तो एरा मवेशी की बात है। गुड़ विधानसभा एरा नेताओं से भी पीड़ित है। अपने खुद के प्रतिनिधि को देखने के लिए गुड़ विधानसभा बहुत ललायत है और आप ये देखिए कि लगातार बाहर के प्रत्याशी यहाँ से विधायक हुए हैं। तो ज़्यादा समस्या और एरा मवेशी से ज़्यादा बड़ी समस्या एरा नेता की है, एरा विधायक की है।
गुड़ सोलर पावर प्लांट निसंदेह बहुत बड़ी योजना है, एशिया की सबसे बड़ी योजना है। और जब ये योजना स्थापित हो रही थी तब ये हर तरफ से कमिटमेंट किया गया था, सरकार के हर एंगल से कमिटमेंट किया गया था कि क्षेत्रीय लोगों को यहाँ 70% तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और आज योजना पूर्ण होने के बाद सफलतापूर्वक संचालित है, परंतु रोजगार के नाम पे यदि 5% भी लोकल लोगों को रोजगार हो तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिस्कशन में आज से नहीं है, लंबे समय से है, सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाया कोई, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी हो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो। पेयजल समस्या, सड़कों की समस्या, एरा प्रथा के बारे में तो आपने बताया ही। चूंकि पहाड़ी इलाका है बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र में, पेयजल संकट को लेकर कई बार बड़े कॉन्क्रीट प्लान की बात हुई पर कुछ हुआ नहीं। क्या स्थिति है अभी? देखिए, पेयजल की तो घोर संकट है, खासकर आपका जो पहाड़ी अंचल है, पदवार से लेकर तमरा देश तक। और हमारा गरीब परिवार पहाड़ों में बसा है, बस्तियां बसी हैं, प्लॉट बसे हैं, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा पेयजल की संकट है। अपने घर से 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है। और यही स्थिति रायपुर एरिया की है। रायपुर में भी घोर पेयजल संकट है। और आप ये देखिए कि अभी एक जो बेसिक है कि ऐसी बस्तियों में हैंडपंप उपलब्ध कराया जाए, इस ओर भी सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। पूर्व जब जनपद अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह जी लाल जी, हम लोगों ने लगभग ऐसे 100 से 125 के बीच में ऐसे स्पॉट चिन्हित किए थे, और उसके लिए हम लोगों ने करीब 175 के लगभग हैंडपंप स्वीकृत कराए थे। परंतु दुर्भाग्य से उस समय वर्तमान विधायक आ गए, इन्होंने विधानसभा लगाई और वो सारे हैंडपंपों को रोक दिया। अगर वो हैंडपंप लग गए होते तो समस्या का समाधान तो नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक समस्या कम हो गई होती। इसी तरह आप सड़क की स्थिति देखिए, आज बरसात का मौसम है, पदवार से तमरा देश की रोड, रायपुर से चौड़ियार की रोड, महासाव से डीही की रोड, ये सब रोड आज की स्थिति में चलने योग्य नहीं है। और इनके सब के ठेकेदार स्थानीय विधायक के परिवार या उनके कार्यकर्तागण। इस बात की चिंता नहीं है, जबकि ठेका बहुत पुराना है। उसके बाद का ठेका ये रीवा से गोविंदगढ़ रोड का है, और ये रोड पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ट्रैफिक का आवागमन चालू है। परंतु वो रोडों में अभी बेस पड़ रहा है, मिट्टी पड़ रही है। इस बात की कोई चिंता नहीं कि बरसात में इस क्षेत्र की जनता, जो लाखों की संख्या है, कैसे उसका आवागमन होगा। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज लोगों को चोट लग रही है, और बड़ी बुरी स्थिति है। यही हाल आपके बिजली विभाग का है। ट्रांसफार्मर जले हुए हैं 6-6 महीने, साल भर से, लेकिन स्थानीय विधायक का, सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उस तरफ ध्यान नहीं है। बिजली का बिल जब हम लोगों की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो लगभग 100 रुपये आता था, और वही बिल आज के समय में उन्हीं लोगों का जिनका 100 आता था, उनका 1500, 2500 इस तरह का बिल आ रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है बिल सुधार की। और बिजली विभाग में इतना अंधेर है कि जो भी वो बिल दे देंगे, आपको भरना है या तो फिर आपकी कनेक्शन विच्छेद होगा। ऐसे अनगिनत समस्या है जो रोजमर्रा एक सामान्य व्यक्ति को उन समस्याओं से सामना करना पड़ता है। और समस्याएं आना स्वाभाविक है, परंतु उसका समाधान होना चाहिए। उस समस्या को सुनने वाला कोई हो। गुड़ विधानसभा क्षेत्र का यही दुर्भाग्य है कि ना समस्या सुनने वाला कोई है, ना क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र से दिली लगाव रखने वाला कोई है। और जब दिली लगाव नहीं है तो समाधान की बातें सोचना बेमानी है। जनता चुनकर तो भेज रही है। 8 का रिजल्ट ठीक है, 13 में छोड़ दिया जाए, 18 में भी यही सिचुएशन हुई। अब आप कांग्रेस पार्टी में हैं, स्वाभाविक है कि एक मजबूत दावेदारी है, स्वाभाविक है क्योंकि पिछली बार जो मार्जिन था 23% वोट मिलना, और किसी ऐसे पार्टी सिंबल से जिसका कोई 5 साल ऐसा कॉन्क्रीट काम तो था नहीं। अब जहां पे खड़े हैं, पिछले दिनों जब टनल का उद्घाटन हुआ तब क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह जी ने कहा कि
रोजगार के दृष्टिकोण से स्थानीय लोगों को उतना बेनिफिट नहीं हुआ, खुद एक्सेप्ट किया। टनल है, सोलर प्लांट है, अब स्टील प्लांट की बात होती है, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कॉन्क्रीट काम तो नहीं किया गया ना। हाँ, कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया गया और ये स्वीकार करना मजबूरी है, क्योंकि चुनाव सर पे है, इसलिए स्वीकार भी कर रहा है। और जनता जब प्रतिनिधि चुनती है तो इन्हीं सब कामों के लिए चुनती है कि जो क्षेत्रीय जनता की मांगे हैं, जो उनकी लड़ाई है, वो हमारा प्रतिनिधि लड़ेगा। और विपक्ष की ये स्थिति है कि आज आप कुछ भी बात उठाइए तो सीधे मुकदमा आप पे लगेगा। हम लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और सोलर पावर प्लांट में ये हम लोग लड़ाई तब तक लड़ेंगे निर्णायक जब तक कि 50 से 70% रोजगार अपने स्थानीय लोगों को उपलब्ध न कराएं। पिछले इलेक्शन में भी आपने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से रेज किया था कि एरा प्रथा भी बंद करनी है, जो नेताओं ने चारागाह बना लिया है या तमाम तरह की चीज़ें थी। पब्लिक के बीच में जब गए और जो रिजल्ट आया, आपको क्या समझ में आया, कहाँ पे कमी रह गई थी? देखिए, कमी तो कहीं नहीं रह गई थी। अगर आप ये देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग 24% वोट है। कम से कम 76% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट किया। वो वोट विभाजित, अब वो वोट विभाजित नहीं। 25% वोट पाके यदि चुनाव में सफलता मिलती है तो इसको हम जनता की या क्षेत्र की कोई कमी नहीं मानते, ये एक संयोग है। मत विभाजन हो गया और विभाजन के बाद जो थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज इसको मिल गया, उसका चुनाव निकल गया। साथ ही जो सकारात्मक पहलू इस जीत का है तो केंद्र की जो आवास योजना थी, उज्ज्वला योजना थी, इन योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज़ बताइए, हम लोग जिस अंचल में हैं, कितना भी कोई डिनाई करे, जातिगत खाका जो है, जो जातिगत समीकरण है, ये बहुत मायने रखता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी ब्राह्मण बाहुल्य, ओबीसी भी पर्याप्त मात्रा में, क्षत्रिय समाज से भी लोग, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहुल्य ब्राह्मण, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसी अपॉर्चुनिटी देखती हैं? क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि दूसरे पार्टी के नेता उसको जाति समीकरण में, चाहे किसी भी दल के हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, धकेलने की कोशिश करते हैं। उसका कितना रिफ्लेक्शन मानते हैं चुनाव में? क्योंकि हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जातिगत चुनाव तब होता है जब क्षेत्र में वैक्यूम हो, शून्यता हो, जब लोगों के पास प्रत्याशी के कोई और गुण न हो सिवाय जाति देखने के। परंतु यदि आप सतत संपर्क कर रहे हैं, साफ मन से, ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन परंपरा है, उसका भी ध्यान रख रहे हैं, तो फिर जातिवाद को आप पीछे कर सकते हैं। एक पब्लिक के बीच में एक डिस्कशन होता है और अमूमन ये देखा गया है कि यूथ के बीच में बहुत डिस्कशन होता है। कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब, बाहुबली, ये बहुत डिस्कशन में आता है अंदर अंदर। दबंग छवि, बाहुबली, ये मतलब इसका आपको क्या लगता है, ये प्लॉटेड है कि इस तरह से विरोधी इस तरह चीज़ों को प्लॉट करते हैं या इस तरह की छवि बनाने की कोशिश करते हैं, या सही इस तरह की चीज़ें हैं? नहीं, देखिए, हम सार्वजनिक जीवन में ही हैं और ऐसा कोई यदि उदाहरण आया हो तो हमारे ध्यान में तो नहीं। अगर आप मीडिया से हैं, आपके ध्यान में कभी आया हो तो आप बताइए। परंतु यदि जनता के लिए बल लगाना पड़ेगा तो जनता के लिए तो हर तरह का बल लगाने के लिए, क्योंकि जनता की सेवा के लिए ही कर रहे हैं। राजनीति में हमारा प्रवेश जनता की सेवा के लिए ही हुआ है, जनता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही हुआ है। और ये भी प्रमाणित है कि हमेशा न्याय, स्वाभिमान की रक्षा, सेवा विनय से नहीं होती है। और कहीं कहीं जनता के लिए सरकार से, अधिकारियों से लड़ना भी पड़ेगा प्रजातांत्रिक तरीके से। उसको अगर कोई बाहुबल कहता है तो बाहुबली सही। 3 बड़े मुद्दे, अगर गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको अगले चुनाव में चुनकर विधानसभा भेजती है, प्राथमिकता में वो 3 सबसे बड़े मुद्दे कौन से होंगे? कि गुड़ विधानसभा में
समस्याओं का अंबार है। अगर 3 प्राथमिकता आप दे रहे हैं तो 3 तो बहुत कम है। कि हमारा गोविंदगढ़ अंचल तहसील से वंचित है। 2013 के चुनाव में भी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी थी, 18 में भी घोषणा करी थी कि गोविंदगढ़ को हम फुल तहसील बनाएंगे, परंतु आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं। दूसरा, हम लोगों का जनपद मुख्यालय रीवा में लगता है, जबकि ऐसा उदाहरण शायद ही प्रदेश में कोई दूसरा हो कि तहसील मुख्यालय और जनपद मुख्यालय दोनों जिला मुख्यालय में। हम लोगों की ये प्राथमिकता रहेगी और प्रयास रहेगा कि गोविंदगढ़ अंचल को हम अपनी तहसील भी ले जाएं और जनपद मुख्यालय भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में ले जाएं। पेयजल की जो समस्या है, क्योंकि ये एक बेसिक मुद्दा है, सबसे पहले आदमी को आवश्यकता जल ही की है, तो प्राथमिकता से और युद्ध स्तर पर यह प्रयास किया जाएगा कि अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या को जड़ से हम लोग खत्म करें। तो जड़ से अगर खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसको जितना हम सुविधाजनक हम लोग बना सके उसको बनाने का प्रयास करें। शिक्षा के भी दिशा में अच्छे अपॉर्चुनिटी अपने क्षेत्र में स्थापित हों, जिसका बहुत बड़ा अभाव है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो युवा साथी अच्छा शिक्षा प्राप्त करके बाहर जाने को विवश है, उनको बाहर जाने से रोका जाए और अपने क्षेत्र में ही सोलर पावर प्लांट है और औद्योगिक क्षेत्र है, यहीं पर जो रोजगार उपलब्ध है, ये लड़ाई लड़के स्थानीय लोगों को हम लोग दें, ताकि हमारी जो प्रतिभाएं हैं इनको बाहर न भटकना पड़े, वो यही रोजगार प्राप्त कर सके। 3 प्राथमिकताएं भी आपने बता दी। अब आप कांग्रेस पार्टी में हैं, टिकट को लेकर खींचतान है, अमूमन हर राजनीतिक दल में होती है, क्योंकि कोई सिटिंग एमएलए तो है नहीं, स्वाभाविक है, सब अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं। मान लीजिए टिकट नहीं मिला, एक संभावनाएं हैं, सर्वेज हैं, सब कुछ है, सब कुछ सामने ही है, तब क्या आप, जनता ने अगर आह्वान फिर से किया तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी इस विषय में तो सोचा नहीं, हम कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से हम लोग लड़ेंगे। लेकिन सबसे ऊपर गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उसी के लिए कांग्रेस पार्टी है, उसी के लिए चुनाव। तो हमारे क्षेत्र की जनता, हमारा क्षेत्र सर्वोपरि है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि स्पोर्ट्स से जुड़ी रही है और एक बहुत बड़ा नाम, शहर के किसी भी वर्ग के बीच में जाइए, सबको साथ लेकर चलने की कवायद, उसी पृष्ठभूमि से विधायक निकले और वो भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उनका ये कहना था कि खेल के माध्यम से ही फिर राजनीति में आए, फिर उसके बाद अभी भी वर्तमान में भी जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे क्रिकेट एसोसिएशन हो या कुछ हो, तो वो सब कुछ खेल की बदौलत ही मिला है। नहीं, हमारे परिवार की तो खेल की पृष्ठभूमि रही है और नागेंद्र सिंह जी यहीं रहे हैं, परंतु उनका खेल से कितना लेना देना था इसका हमको जानकारी नहीं है कि कभी उनको हमने खिलाड़ी के रूप में नहीं जाना। किसी खेल, कोई सा स्पोर्ट वो खेलते थे, इसके बारे में हमने नहीं जाना। और खेलते भी रहे होंगे तो खेलने में तो 11 की टीम मैदान में खेलती है, कुछ एक्स्ट्राज रहते हैं, कुछ बेंच स्ट्रेंथ रहती है और कुछ बेंच स्ट्रेंथ के अलावा भी स्ट्रेंथ रहती है। अब वो किस स्ट्रेंथ में थे, 11 और 16 में तो नहीं थे, बाकी कहाँ थे अभी हमको पता नहीं है। और राजनीतिक और खेल की दोनों की पृष्ठभूमि हमारे यहाँ रही है और ये सर्वविदित है, सबको पता भी है कि हमारे दाऊ साहब के समय और उसके पहले भी जो भी लोग, क्योंकि पहले जब ज्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश में बसते थे, रीवा में बहुत कम लोगों का निवास था, तो उस समय में जब लोगों को शिक्षा के लिए रीवा आना पड़ता था, हमारे परिवार ने ये प्रयास किया कि उनको हम स्थान उपलब्ध कराएं और कम से कम भोजन उपलब्ध कराएं, ताकि वो अपनी शिक्षा बिना बाधा के यहाँ पर फॉलो कर सके। इसी तरह खेल को बढ़ाने के लिए जो भी प्रतिभाएं रीवा में आई, उनकी जो भी सहयोग हो सका, यदि फीस से सहयोग हो सका, उनके खान पान से सहयोग हो सका, उनको टूर्नामेंट्स में बाहर भेजने का सहयोग हो सका, जैसे भी हो सका, खिलाड़ियों का पूरा सम्मान
और पूरी सेवा करने का प्रयास किया गया ताकि जिला की प्रतिभा, जिला का खेल अच्छे स्तर पर पहुंचे। और जिनका भी आप नाम ले रहे हैं कि किस किस पद में किस किस स्पोर्ट्स के उसमें हैं, उसके पहले तक रीवा का खेल का स्तर बहुत ऊंचा था। इनके आने के बाद वो स्तर कहाँ गया है, इसकी आप समीक्षा कर सकते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि आज से 20-25 साल पहले रीवा जिले के जो खेल का स्तर था, आज उसके काफी नीचे है। सिवाय एक खेल रह गया है रीवा में, क्रिकेट। बाकी सारे, जबकि रीवा फुटबॉल के लिए और न केवल आपके जिला में, आपके देश लेवल पर, इंटर स्टेट लेवल पर यहाँ की फुटबॉल टीम जानी जाती थी, मानी जाती थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कुछ ऐसे सियासी किस्से हैं, ऐतिहासिक और पुराने समय के हैं, जो विंध्य प्रदेश की राजनीति को भी कनेक्ट करते हैं, मध्य प्रदेश को भी कनेक्ट करते हैं और इस पूरे अंचल को कनेक्ट करते हैं। और वो जो किस्से हैं वो सीधे तौर पे आपके परिवार से जुड़ते हैं। वो किस्सा बताइए। संवित सरकार से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। देखिए, संवित सरकार जब माननीय डीपी मिश्रा जी की सरकार थी, उसके खिलाफ राजमाता साहब ग्वालियर ने आंदोलन छेड़ा था और सरकार बदलने की दिशा में बघेलखंड के दायित्व स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह जी को और हमारे बब्बा साहब स्वर्गीय लाल मोहरध्वज सिंह जी को दिया गया था। और इस दायित्व का भली भांति निर्वाहन करके जब सब विधायक भोपाल पहुंच गए और विधायकों की गिनती हुई तो कुछ विधायक कम निकले। जब उनका रोल कॉल हुआ तो विधायक बघेलखंड के थे जिनकी जवाबदारी बब्बा साहब के ऊपर थी। बब्बा साहब और हम लोगों का बहुत मर्यादा का रिश्ता था, तो बहुत कम शब्दों में बात होती थी और ये कुछ कहानियां उन्होंने बहुत छोटे कम शब्दों में बताई हम लोगों को। उनके बताए अनुसार कि जब ये उन्होंने देखा कि जो विधायकों की जवाबदारी उनकी थी वही गायब है, तो उनको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग और बहुत ही अपमानित लगा। और उस समय गोविंद नारायण सिंह जी और बब्बा साहब, डीपी मिश्रा जी अपने चरम पे थे। उनके भी किस्सा, बस्तर के किस्से और सब किस्से प्रचलित थे, सरकार थी ही। लेकिन अब चूंकि लड़ाई निर्णायक थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी, प्रदेश की लड़ाई थी, तो बब्बा साहब और गोविंद नारायण सिंह जी डीपी मिश्रा जी के घर से उन विधायकों को निकाल के लाए। अब वो कैसे निकाल के लाए ये तो सब कल्पना की बातें हैं। और दूसरे दिन फिर वो सरकार गिरी डीपी मिश्रा जी की और संवित सरकार स्वर्गीय राजमाता साहब जी के नेतृत्व में बनी। ऐसे ही एक किस्सा बब्बा साहब का उमरिया का है। जब बाबू साहब वहां से विधायक थे, उनका इस्तीफा करवाया गया था और कुंवर साहब अर्जुन सिंह जी फिर उस जगह रणविजय सिंह जी की जगह पर लड़े थे और वहां से चुनाव जीते थे। उसमें भी कुंवर साहब की, बब्बा साहब की, महाराज साहब की, सबकी अहम भूमिका थी। तो संवित सरकार बनाने में जो राजमाता साहब की टीम के जो प्रमुख लोग थे, उसमें से एक हमारे बब्बा साहब थे। और फिर माननीय गोविंद नारायण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका बब्बा साहब से बहुत ही आत्मीय संबंध था और आज भी रामपुर परिवार और हमारा बहुत ही आत्मीय संबंध है। मतलब ये उस दौर की बात है जब इन सरकारों का गठन हो रहा था, सरकारें बननी थी। उस दौर में भी किस तरह से एक रणनीति बना के चीज़ों को लेकर आए। एक बहुत लंबा समय हो गया गुड़ में काम करते, बहुत लंबा समय हो गया। विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, समस्याएं तो अनगिनत हैं, आपने बताया। इस चुनाव में बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? पॉलिटिकल डिस्कशन के अलावा, जैसे जो कांग्रेस का आरोप है कि ये किसी भी स्तर पे उतर के लड़ाइयाँ लड़ने लगते हैं, सीबीआई, ईडी, मुकदमा केस, इस तरह के एलिगेशंस हैं। हालांकि बीजेपी आरोपों को दरकिनार करती है कि हम तो संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़ी चुनौती क्या रहेगी? कि बड़ी चुनौती तो यही है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार, इलेक्शन कमीशन और सब तरह के तंत्रों का जो दुरुपयोग करके चुनाव लड़ती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये हम लोगों के लिए चुनौती है। लेकिन जब जनता एक बार मन बना लेती है तो फिर कोई भी तरीका आप अपनाइए,
कितना भी तानाशाही करिए, कुछ भी करिए, जनता ने यार मन बना लिया तो ईवीएम काम नहीं देगी। जनहित के मुद्दों पर आपने कहा कि अगर बाहुबल लोग मानते हैं, अगर जनहित का मुद्दा है तो बाहुबल देखने को मिलेगा। अगर जनता की बात है, प्राथमिकताएं आपने बता दी। कांग्रेस पार्टी में है ऑर्गेनाइज होकर लड़ने का एक मसला, क्योंकि आप लोग बाहुबल की बात कर रहे हैं। एक किस्सा आपको हम बताते हैं कि हमारे परिवार में सबसे ऊंचा स्थान राजगद्दी का है। जो भी व्यक्ति राजगद्दी को सुशोभित करेंगे वो हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे बघेलखंड के लिए पूज्य है। लेकिन यदि उनसे भी ऊपर कोई है, महाराज रीवा से भी अगर ऊपर कोई है, तो बघेलखंड की जनता है। और एक ऐसा मौका आया था जब इमरजेंसी लागू हुई थी, हमारे बब्बा साहब के पास ये निर्णय करने का अवसर आया कि महाराज की जनता। अच्छा। और उस समय आप जानते हैं कि इमरजेंसी के समय में क्या स्थिति थी, और रीवा से महाराज रीवा प्रत्याशी थे, परंतु जो जन भावना थी उसके साथ बब्बा साहब थे और स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी यहाँ से प्रत्याशी थे, और हमारे बब्बा साहब जमुना प्रसाद जी के साथ उस चुनाव में पूरी ताकत से थे। और जहां तक हमें स्मरण है, जो हमारी जानकारी है, उनका कार्यालय भी हमारे निवास स्थान पे ही था, और शायद वर्तमान सांसद जी उस कार्यालय के कर्ता धर्ता भी थे। अच्छा। तो जब बात जनता की आएगी तो भगवान के बाद यदि कोई है तो जनता है, और जनता के लिए जो करना पड़े वो कम है, प्राण भी जाए तो भी कम है, क्योंकि इसी दायित्व के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। और हम लोगों के संस्कार में भी यही है कि जनता के लिए जो करना पड़े, जब करना पड़े, उसके लिए तत्पर रहना है, और जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो भी त्याग करना पड़े, जो भी बलिदान करना पड़े, जनता के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो ये हमारे साथ थे कुंवर कपिध्वज सिंह, गुड़ विधानसभा सीट, तमाम मुद्दे और बड़ी बेबाकी से हर बात का जवाब दिया। जो जनता के बीच में बात होती है, चाहे वो बाहुबल की बात हो, उस पर भी कहा कि जनता सर्वोपरि है, अगर उसके लिए कभी बल लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। तमाम मुद्दों पर जिस बारीकी के साथ बात रखी, और क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीयता, वहां के जो कोर एजेंडे हैं उस पर बात रखी, राजनीतिक प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।